चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में आप रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए A3/A1 फाइंड आउट किए थे, जिसकी वैल्यू आपने, अगर अभी आपके पास नोटबुक हो तो उसको ओपन करके जरूर देखिए। A3/A1 आपने निकाला था 2K1K2 e⁻−IK1A डिवाइडेड बाई 2K1K2 cos K2A माइनस I K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A। यहां तक आप पता कर चुके हैं। अब अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो जो आयोटा वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ये A3 स्टार बाई A1 स्टार, ये हो गया 2K1K2 e⁻−IK1 ये था, वो IK1 ये हो जाएगा। फिर आपके पास है 2K1K2 cos K2A और वहां माइनस आई था, यहां प्लस आई K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A आ जाएगा। अब अगर T की वैल्यू निकालें हम लोग, T की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो हम लोग अपने इक्वेशन 14 को देख लेते हैं। इक्वेशन 14 में T की वैल्यू A3/A1 और A3 स्टार बाई A1 स्टार आएगा। ठीक है, इसमें A3/A1 और A3 स्टार और A1 की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को, मतलब A3/A1 कितना है 2K1K2 e⁻−IK1A डिवाइडेड बाई 2K1K2 cos K2A माइनस I K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A इंटू ये पूरा टर्म 2K1K2 e⁻I K1A डिवाइडेड बाई 2K1K2 cos K2A प्लस I K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A, ये आ गया। अब इसको अगर आप सिंपल करते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर e⁻−IK1A है और ये प्लस K1A है तो e⁻0 यानी कि 1। ठीक, और नीचे क्या आएगा देखिए, यहां है 2K1K2 cos K2A माइनस I K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A, और नीचे देखिए ये प्लस में है, मतलब अगर इस पूरे को मैं A बोलूं और इस पूरे को B बोलूं तो A माइनस B है यहाँ, और यहाँ A प्लस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर, मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर cos स्क्वायर K2A, फिर माइनस B स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी के हिसाब से, तो ये I स्क्वायर K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। अब अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये वाला टर्म क्या हो गया, पावर 0 यानी कि 1, तो 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, फिर 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर cos स्क्वायर K2A, और ये I का स्क्वायर, I स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A, ये पूरा टर्म आपके पास है। अब इस टर्म को थोड़ा और सिंपल करते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये जो 4K1K2 का स्क्वायर है उसको अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसके डिवाइड में 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर आएगा और इसके डिवाइड में भी 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आपके पास ये रिजल्ट बना। और इस रिजल्ट के हिसाब से आपके पास आना चाहिए ये वाला पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट होता है तो आपके पास बचा, यहां आपके पास बचेगा ये cos स्क्वायर K2A प्लस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर स्क्वायर 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, ये 1/, में है। ठीक, साइन स्क्वायर K2A के हिसाब से। अब एक काम करते हैं, ये cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर K2A,
प्लस k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। इन दोनों टर्म में ध्यान दीजिए आप, ये वाला टर्म और इस वाले टर्म पे, इन दोनों टर्म पे अगर साइन स्क्वायर k2a को कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहां आ जाएगा 1, ब्रैकेट बनाएंगे आप, ब्रैकेट बनाएंगे प्लस करके, प्लस अंडर ब्रैकेट ये -1 आएगा, और ये एलसीएम हो गया 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1/1 प्लस k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर आएगा। अब इस टर्म को ध्यान दीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, तो -2ab आएगा। मतलब ये क्या बन जाना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए इसको। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a आएगा। ये है आपके पास t की वैल्यू। अब आपको डाउट तो नहीं हो रहा होगा, ये वाला देखिए डिवाइडेड बाई में 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर होगा, होल एलसीएम लेंगे तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है ना बात? तो ये वाला टर्म आपके पास आ गया। ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन। अब इस सॉल्यूशन को और एक्सटेंड करते हैं, आगे चलते हैं। आगे गए तो अब r की वैल्यू निकालनी है। r कहने का मतलब परावर्तनता, तो परावर्तकता निकालना है अगर, तो इसमें बोलते हैं वो आप परावर्तित कण की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल डिवाइडेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, मतलब आपतित कण, परावर्तित कण की तीव्रता डिवाइडेड बाय आपतित कण की तीव्रता, फिर परावर्तित कण का वेग, वेग मतलब मोमेंटम बाय मास, संवेग बटे द्रव्यमान अगर करेंगे तो वेग निकल के आता है। और ये दोनों ही का दोनों प्रोसेस आपके एक ही रीजन पे हो रहा है, तो इसके हिसाब से आप ये कहेंगे कि चूंकि पार्टिकल तो एक ही रीजन पे है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसका मतलब आप अपने इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल करवा दिए, तो ये दोनों बचा। अब ये दोनों जो बचे हैं, यहाँ ये जो टर्म आपने बचा के रखा है, ये b1 का स्क्वायर और a1 का स्क्वायर, इसको हम लोग b1 स्टार और a1 स्टार रखेंगे, तो ये आया। अब क्या करें, अब हमारे पास b1 बाई a1 और b1 स्टार बाई a1 स्टार निकालने का टारगेट है। ठीक, एक काम कीजिए आप, आपके पास एक इक्वेशन ले लीजिए आप, यहां से देखिए क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन है उसमें से ये वैल्यू निकालनी है और यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, b1 बाई a1 की और b1 बाई a1 स्टार की, r निकालने के लिए। क्लियर है? कहां से आएगा ये, शुरुआत में जब आप कैलकुलेट किए थे तो b1 की वैल्यू निकाले थे आप, है ना, शुरुआत में जब आप स्टार्ट किए थे तो b1 की वैल्यू कितना निकाले थे आप, इसकी वैल्यू निकाले थे आप -2i a3 4k1 k2 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर e टू द पावर i k1 a साइन k2 a, ये निकला था आपके b1 की वैल्यू, चेक कर लीजिए। अब b1 स्टार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो माइनस है वो टर्म प्लस में आ जाएगा, और ये जो i का पावर k1 a है, यहाँ i का पावर e का पावर माइनस i k1 a हो जाएगा, मतलब i वाला टर्म चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो a1 की वैल्यू क्या निकाले थे आप, a1 की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, a1 की वैल्यू निकाला था आपने a3 4k1 k2 k1 प्लस k2 का स्क्वायर e टू द पावर i k1 माइनस k2 a, ठीक,
माइनस A3 4k1 माइनस k2 का स्क्वायर e टू द पावर i k1 प्लस k2a। और अपने उस इक्वेशन में आपने इसको कॉमन लेके रखा था और अंडर ब्रैकेट में इनको दिखा दिया था। अब इसका a1 स्टार निकालेंगे तो ये जो i वाला टर्म है उसको माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब A3 4k1 k2, ठीक, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस i k1 माइनस k2a माइनस A3 4k1 माइनस k2 का स्क्वायर e टू द पावर माइनस i k1 प्लस k2a, मतलब ये वाला टर्म आपके पास अवेलेबल है। ये आ गया। अब अगर ये दोनों टर्म को आप देखें अच्छे से, मतलब आपने b1 और b1 स्टार निकाल लिया, मतलब i जहां था वहां का साइन आपने चेंज किया है। सिमिलरली a1 लिया और a1 स्टार निकाल दिया। और इसको निकालने के बाद में अब इसको हम लोग सिंपल वे में कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, जो सेम टाइप के टर्म दिखेंगे ना आपको उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो टर्म बचेगा उसके बारे में सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक ठीक, इस टर्म में से यहां से देखिए, ये ऊपर वाले टर्म को मैंने एज इट इज लिखा है। देखिए -2i A3 4k1 k2, ये देखिए k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर e टू द पावर i k1a और साइन k2a, और डिवाइड में इसको कॉमन ले लेता हूं अगर मैं, तो ये बचेगा अंडर ब्रैकेट माइनस ये बचेगा अंडर ब्रैकेट। क्या बचा? A3 4k1 k2 k1 प्लस k2 स्क्वायर e टू द पावर i k1 माइनस k2a माइनस k1 माइनस k2 स्क्वायर e टू द पावर i k1 प्लस k2a। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यहां भी, यहां दोनों की जगह लेने के बाद एक चीज तो क्लियर है, इस टर्म को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये वाला टर्म पूरा आपका कैंसिल हुआ, तो ये बचा। अब ये कैसे आया होगा? देखिए भाई, यहां पे 2i और 2i मतलब 4i स्क्वायर, और k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, यहां भी k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर i k1a e टू द पावर माइनस i k1a, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो पावर 0 होगा, और साइन k2a साइन k2a साइन स्क्वायर k2a हो जाएगा। यहां आइए, यहां से e टू द पावर i k1a कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही इसको कॉमन निकालेंगे e टू द पावर i k1a, यहां बचेगा e टू द पावर माइनस i k2a, और यहां बचेगा e टू द पावर i k2a, इसके साथ k1 माइनस k2 का स्क्वायर और k1 प्लस k2 का स्क्वायर के साथ। ठीक है, यहां से e टू द पावर i k1a अगर निकालें तो क्या बचेगा? k1 प्लस k2 का स्क्वायर e टू द पावर माइनस i k2a माइनस k1 माइनस k2 का स्क्वायर e टू द पावर i k1a कॉमन निकाल दिए तो e टू द पावर i k1 k2a बचा। ये आया। आगे गए तो यहां भी वही कीजिए, e टू द पावर माइनस i k1a निकाल लीजिए, क्या बचेगा? k1 प्लस k2 का स्क्वायर e टू द पावर माइनस, और ये माइनस तो प्लस i k2a, और k1 माइनस k2 का स्क्वायर e टू द पावर माइनस i k1a निकल गया है तो माइनस i k2a निकल गया। ये टर्म आया। अब इसको सिंपल करते हैं तो आपके पास ये बन गया। अब ये जो टर्म बना है इसमें डाउट तो नहीं हो रहा होगा कि 4k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर 0 साइन स्क्वायर k2a आएगा। फिर मल्टीप्लाई किए हैं दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को। यहां ये जो दो टर्म लिया है आपने, यहां आपने जो दो टर्म लिया है इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए e i k1 e माइनस i k1, तो माइनस और प्लस i k1 हो रहा है तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहां देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म है यहां,
और फिर इस टर्म को फिर इस टर्म के साथ यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा? यहां से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। e टू द पावर 0 हो गया, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, e टू द पावर माइनस आई के टू ए माइनस e टू द पावर आई के टू ए प्लस 2k1 k2 e टू द पावर माइनस आई के टू ए माइनस e टू द पावर आई के टू ए। ठीक है, अब आगे गए तो आपको मिला ये। कहां से आया ये? आपको तो पता है इसका, e टू द पावर माइनस आई थीटा माइनस e टू द पावर आई थीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i साइन थीटा। तो ये k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर माइनस 2i साइन k2 a प्लस 2k1 k2 2 cos k2 a, इसका फॉर्मूला। फिर ये इसका फॉर्मूला 2i साइन k2 a 2i साइन k2 a और ये हो गया 2 cos k2 a। यहां तक क्लियर है बात? यहां एक चीज गड़बड़ है, देखिए इसमें ना साइन के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने k2 ही दिखा दिया है यहाँ, तो ये k2 तो कॉमन निकाले थे इसलिए हुआ ना, तभी तो k2a आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक किया है मैंने। यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है या रिजल्ट दिखाया है वो करेक्ट है। ठीक, एक्सपेंशन करने के बाद हमने कॉमन निकालना शुरू किया था, तो उसके हिसाब से ये जो आंसर आया रहा है हमारे पास कि भाई ये पूरे टर्म के साथ और ये पूरे टर्म का, वो तो ये सही है ना। तो यहाँ क्या आ जा रहा है? यहाँ लिख रहे हैं आप 2 माइनस 2i साइन k2a और एक जगह है 2 cos k2a और उसके बाद यहाँ 2i साइन k2a और यहां हो गया 2 cos k2a। यहां पे ये पूरा ठीक। तो इसको अगर सिंपल करते हैं आप तो आपको ये मिलेगा 4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a 2 k1 k2, ये 2 k1 k2 2 cos k2a और यहाँ माइनस है 2i k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन k2a इंटू 2 k1 k2 2 cos k2a ये वाला और प्लस 2i k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन k2a। ये वाले टर्म को ना चेंज कर लीजिएगा। क्या चेंज करेंगे? आगे पीछे कर लीजिएगा। आगे पीछे कहने का मतलब क्या, ये माइनस में होगा और ये रहेगा प्लस में, तब तो जाके ये प्लस में आएगा ना। e टू द पावर आई थीटा और e टू द पावर माइनस आई थीटा होगा। वहां से आप मल्टीप्लाई करने के बाद ना इस चीज को निकाल के देखिएगा तो ये वाला आंसर आपका यही आएगा। इसीलिए ये 2i होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये बच रहा है। आगे गए, चलिए ऊपर वाला टर्म जो आपके पास न्यूमरेटर में है वो तो एज इट इज है 4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। अब यहां देखिए ये वाला पूरा टर्म माइनस ये टर्म, सिमिलरली ये टर्म माइनस की जगह प्लस ये टर्म, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का होल स्क्वायर मतलब देखिए 2 2 4 k1 k2 cos k2 a का होल स्क्वायर और यहाँ 2i k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन k2 a का होल स्क्वायर। क्या बचेगा? अब आपके पास आ गया 4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a, ये आ गया एज इट इज है 4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर करने से 16 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर के टू ए माइनस 4i स्क्वायर k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर के टू ए। आई स्क्वायर कहने का मतलब -1 होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। यहां से आप 4 कॉमन निकाल लीजिए। अगर आप 4 कॉमन निकालते हैं तो ये 16 की जगह क्या बचेगा, 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टू ए, माइनस माइनस का ये प्लस कर चुके थे तो यहां से निकल गया 4, तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर के टू ए, और यहां से ये वाला 4 इस वाले 4 को कैंसिल कर दिया, और ये जो कॉस स्क्वायर था ना, इस कॉस स्क्वायर की जगह में आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया है। इसको अगर सिंपल करें तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर माइनस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर के टू ए बचेगा, और इसके साथ अगर हम लोग कॉमन निकालें तो आपके पास देखिए, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज है, ये हुआ सेकंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो इसके साथ, और ये अब यहां देखिए ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर के टू ए और ये वाला साइन स्क्वायर के टू ए अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो इसमें -4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा, और सेम वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab अगर होता है तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया और वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये है। अब ये एक रिजल्ट बन के आ गया r के लिए, मतलब आपने t और r निकाल लिया है। एक काम करते हैं, पता करते हैं r प्लस टी कितना होगा। r की वैल्यू रखिए, सॉरी t की वैल्यू रखिए, r और t रख लिया। अब इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये पूरा टर्म आपका सेम है, और यहां देखिए अगर ये एलसीएम आएगा तो ऊपर का टर्म ये पूरा और ये पूरा सेम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये दोनों सेम हो गए। देखिए k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर के टू ए, ये दिखा पूरा सेम है ना, प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, कहने का मतलब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल होकर के r प्लस टी की वैल्यू आपको 1 दे देगा। ये बात है पहले केस की, है ना। पहले केस के हिसाब से आपने r प्लस टी की वैल्यू ये दिखा दिया है कि ये 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर E आपके कण की ऊर्जा पोटेंशियल बैरियर V0 से ज्यादा है तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार प्राचीर विभव से कण के परावर्तन एवं पारगत होने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, एक परिमित प्रायिकता होगी। इसलिए आप ये 100% श्योर होकर के नहीं कह सकते कि कण आपके पोटेंशियल बैरियर को भेद कर पारगत हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से बात करें तो कण की ऊर्जा ज्यादा है, और ज्यादा है तो 100% आप बोलेंगे कि प्राचीर को भेद करके वो पारगत हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा V0 से ज्यादा है, ठीक। इसी क्रम में अब आप अपने केस 2 पे आ जाइए, थोड़ा रिफ्लेक्स करिए अपने आप को, वीडियो को पॉज करिए, एक बार रिवाइज करिए, यहां तक आने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो रास्ता भटक तो नहीं रहे हैं आप, पहुंच जाएंगे कि नहीं कंफर्म कर लीजिएगा। आगे चलिए केस 2 की बात करते हैं। सेकंड केस है E इज लेस देन V0। जैसे ही लेस देन V0 हुआ आप कहेंगे कि भाई k1 स्क्वायर का मतलब होता है 2me एच कट स्क्वायर, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, वो फ्री पार्टिकल वाला केस जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने निकाला था। अब क्या कीजिएगा, ये k2 स्क्वायर 2m e माइनस V0 एच कट स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहां ये जो रिलेशन निकाले हैं आप, इसमें आपने कहा है कि E छोटा है V बड़ा है, तो यहां जो आंसर आएगा वो माइनस में आना चाहिए। मतलब क्या, -2m V0 माइनस E बाई एच कट स्क्वायर।
अगर मैं K2 की वैल्यू निकालूंगा तो आप इस सब को रूट के अंदर डाल देंगे। रूट के अंदर डालने के बाद ये एच कट स्क्वायर है इसलिए एच कट होकर बाहर निकल जाएगा और यहां बच जाएगा रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, रूट अंडर 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच कट। और ये रूट अंडर -1 कहने का मतलब आई, और ये जो अंदर टर्म बचा है 2m वी नॉट माइनस ई बाई एच कट, इसको मान लेते हैं हम K2 डेस है। मतलब K2 की वैल्यू I K2 डेस के बराबर है। ध्यान रखिए। अब अपने वैल्यू को चेंज करना शुरू करिए। चलिए पहले तो शुरू करते हैं आपके पास t की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 12 देखिएगा। इसको वापस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिखा हूं ताकि मेरे को पता चले कि क्या बताने वाला हूं। यहां अगर K2 की जगह हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, I K2 डेस रख रहे हैं, तो I स्क्वायर K2 डेस हो जाएगा, यहां भी I स्क्वायर K2 डेस हो जाएगा, और यहां भी I स्क्वायर K2 डेस का स्क्वायर होगा, और यहां भी I K2 डेस हो जाएगा। आपका इक्वेशन ये बना। कोई डाउट? शायद आपको यहां कोई डाउट नहीं है। आगे गए, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे। आई स्क्वायर मतलब -1, आई स्क्वायर मतलब -1, ये -4 K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर बाई -4 K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर, यहाँ -1 तो माइनस माइनस का प्लस K2 डेस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर I K2 डेस ए। क्लियर है? क्लियर है? अब एक काम कीजिए, यहां से अगर हम माइनस हटा देते तो ये वाला माइनस हट गया, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। रिजल्ट एज इट इज है। मिला लीजिए, देखिए 4K1 स्क्वायर K2 डेस का स्क्वायर, 4K1 स्क्वायर K2 डेस का स्क्वायर, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में माइनस हटा है तो 4K1 स्क्वायर K2 डेस का स्क्वायर, ये देखिए, और यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन निकाले थे आप, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस K1 स्क्वायर प्लस K2 डेस स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर I K2 डेस ए आया। ठीक है? और ये जो साइन स्क्वायर I K2 डेस ए है, ये साइन हाइपर स्क्वायर K2 डेस ए के इक्वल होगा। तो इसकी जगह बाकी सब एज इट इज, देखिए 4K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर बिल्कुल वही, 4K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर वही, माइनस K1 स्क्वायर प्लस K2 डेस स्क्वायर बिल्कुल सेम, और इसकी जगह आपने लिखा I स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर K2 डेस ए। ये फॉर्मूला से आया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस का प्लस, क्या बचा 4K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर, 4K1 स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस डिनोमिनेटर में ना, K1 स्क्वायर प्लस K2 डेस स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर K2 डेस ए आ गया। ये t की वैल्यू है। सिमिलरली r निकालते हैं। ये आप r के लिए क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जानने के लिए लिखा हूं। और यहां पे अगर मैं वैल्यू रख दूं तो क्या करूंगा मैं, K1 स्क्वायर माइनस I K2 डेस का होल स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर I K2 डेस ए, 4K1 स्क्वायर I स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर K2 डेस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर I K2 डेस ए। क्लियर है? अब अपना फॉर्मूला लगा दीजिए हाइपरबोलिक टर्म पे। तो हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे तो K1 स्क्वायर I स्क्वायर का -1 तो K1 स्क्वायर प्लस K2 डेस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक, उसी तरीके से यहाँ तो आपके पास आया ये। ठीक, यहाँ I स्क्वायर का प्लस में हो जाएगा, यहाँ I स्क्वायर है तो माइनस में आ जाएगा ये, और K1 स्क्वायर तो ये प्लस K2 डेस का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर I K2 डेस ए और साइन स्क्वायर I K2 डेस ए। हाइपरबोलिक टर्म लगा दीजिए, क्या आएगा K1 स्क्वायर प्लस K2 डेस का स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर ये I स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर K2 डेस ए
डिवाइडेड बाई माइनस 4k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर आई स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर k2 डैश a। अब साइन स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर की जगह एक काम कीजिए, -1 रख दीजिए। यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस और माइनस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए, तो पूरा टर्म प्लस में आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस हटा, k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर k2 डैश a, ये अंश में बिल्कुल वही, हर में माइनस हटा यानी प्लस, ये भी माइनस हटेगा प्लस, मतलब 4k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर k2 डैश a। ये नेक्स्ट इक्वेशन है। आपके पास t भी निकला, आपके पास r भी निकला, r प्लस t निकालिए। r की वैल्यू रखिए, ये तो r की वैल्यू एज इट इज यहां से उठाइए ना, कॉपी करिए, इसको कॉपी करके एज इट इज यहां रख दीजिए। और उसके बाद t की वैल्यू आपने देखा है, t की वैल्यू ये था। फिर से इसको एलसीएम ले लीजिए, ऊपर जो टर्म आएगा वो सेम होगा। अगर ऊपर का टर्म सेम आया तो आप लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले टर्म के साथ ऊपर वाले टर्म को कटा देंगे, कैंसिल नहीं हो जाएगा। ये हो गया, ये दोनों टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे आप, ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा और r प्लस टी की वैल्यू वापस 1 है। ये दूसरे केस की बात कर दी है। क्लियर है बात? इसको देख लो आप, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ और लिख दिया है और आपके दिमाग में कोई और बात आ रही हो और आपको समझ में ना आ रहा हो। इसलिए इसको देख लीजिए और आराम से समझिए इसको कि ऐसा हमने क्यों लिखा है या कहां से आया है। ठीक है, इसका मतलब E इज लेस देन अगर V नॉट है, कण की ऊर्जा पोटेंशियल बैरियर की ऊर्जा से अगर कम है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से आपके पोटेंशियल बैरियर से कण के परावर्तन एवं पारगमित की एक परिमित प्रायिकता होती है, एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है, आप श्योर नहीं है कि आपका पार्टिकल उस पोटेंशियल बैरियर से टकरा करके परावर्तित ही हो जाएगा, बल्कि कण द्वारा प्राचीर को बेधकर पारगत होने की संभावना भी बनी रहती है। इसके विपरीत अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, अगर हमारी ऊर्जा कम है तो हम उस दीवार को कूद ही नहीं सकते या छेद ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारी ऊर्जा यानी कि कण की ऊर्जा E इज लेस देन V नॉट है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स सीधी सी बात करता है कि भैया यहाँ पे कण द्वारा विभव प्राचीर को बेधकर पारगत होने की घटना होगी और इसी को हम लोग टनल प्रभाव या सुरंगन प्रभाव कहते हैं। ठीक ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राचीर वेधता का गुण पूर्णतः आपके द्रव्य की तरंग प्रकृति का गुण है। ठीक है, ठीक, हम लोग दो बातें कर रहे हैं कि E इज लेस देन अगर V नॉट है तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये नहीं कहेंगे कि वो टनल को पार नहीं कर सकता, वहां पारगत होने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग सीधी बात करते हैं कि भाई हमारी एनर्जी कम है तो उस वॉल को हम लोग तोड़ के आगे नहीं जा सकते। ठीक, ये दोनों बातें हैं। तो यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि E इज लेस देन V नॉट होने पर कण द्वारा विभव प्राचीर को बेध कर निकलने की या पारगत होने की घटना को टनल प्रभाव, सुरंगन प्रभाव कहते हैं, टनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं परफेक्ट ट्रांसमिशन की। जैसा कि आप जानते हैं, परफेक्ट ट्रांसमिशन होने का मतलब कोई भी कण परावर्तित नहीं होगा, तो परावर्तकता लेना पड़ेगा 0 और सारे के सारे जितने इंसिडेंट हुए हैं, जितने पार्टिकल, वो सब के सब क्या हो गए हैं, ट्रांसमिट हो गए हैं। तो टी की वैल्यू 1 ले लीजिए। अब एक काम करिए, टी की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू आपने ये निकाला था, तो ये जो रिलेशन आपने निकाला है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 4k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर
4k1 स्क्वायर k2 डैश प्लस k1 स्क्वायर प्लस k2 डैश स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर k2 डैश a इक्वल टू 1। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 4k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर इक्वल 4k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर k2 डैश स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर k2 डैश a। ये रिलेशन है। इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर। इधर अगर ट्रांसफर करते हैं इसको तो ये पूरा टर्म इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट होने के बाद जीरो, ये टर्म इस टर्म से माइनस होगा तो जीरो आएगा। अब इस पूरे टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए इधर तो जीरो डिवाइडेड बाय दिस, इसका मतलब साइन हाइपर स्क्वायर k2a की वैल्यू जीरो, और साइन फंक्शन की वैल्यू जीरो होने का मतलब आप कहेंगे साइन हाइपर स्क्वायर एन पाई, मतलब k2 डैश a इक्वल टू एन पाई आएगा। अब k2 डैश की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, k2 डैश की वैल्यू रखिए। k2 डैश की वैल्यू कितनी, k2 डैश की वैल्यू है 2m v0 e बाई h कट, ठीक है, n पाई h कट डिवाइडेड बाई 2m v0 माइनस e, h कट मतलब h बाई 2 पाई, तो पाई और पाई कैंसल, पाई और पाई, ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसल, और ये आपका क्या होगा 2me मोमेंटम संवेग होता है, गतिज ऊर्जा 2me निकाले थे और यहाँ 2m v0 माइनस e है तो ये p2 हो जाएगा, ठीक है, तो p2 निकला। अब इस p2 में h बाई p यानी कि लेमडा, लेमडा 2 बोल दीजिए, है ना, डी ब्रॉगली के हिसाब से लेमडा इज इक्वल टू h बाई p, तो h बाई p2 मतलब लेमडा 2, ठीक है, h बाई p2 मतलब लेमडा 2। इसका मतलब आपने ये कहा कि अगर हम परफेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो पूरे लाइट रे या पूरे पार्टिकल को पारगमित करना है, अगर ट्रांसमिट करना है तो आपके पोटेंशियल बैरियर का विड्थ, आपके विभव प्राचीर की चौड़ाई रीजन 2 में वेवलेंथ के आधे का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब संपूर्ण पारगमन के लिए विभव प्राचीर की चौड़ाई क्षेत्र 2 में तरंग दैर्ध्य के आधे का पूर्ण गुणक होना चाहिए, n पूर्णांक है। आशा है यहाँ तक सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये पूरा क्लियर भी हो गया होगा, ठीक। तो रिवाइज कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देखिए, इक्वेशन लेंदी है, प्रैक्टिस जरूरी है, केयरफुली कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।